हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो सीरीज में हम क्लास 9th की हिस्ट्री की एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं। इसमें हम फर्स्ट चैप्टर कवर कर चुके हैं, उसके एमसीक्यू भी हमने कर लिए हैं। सेकंड चैप्टर का भी फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया था, ये इसका सेकंड पार्ट है जिसमें हम इसको कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मैं आपको कनेक्ट करने के लिए एक बार फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा था उसको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ। तो क्या पढ़ा था हमने कि किस तरीके से नई नई विचारधाराएं यूरोप में उत्पन्न हो रही थी। उदारवादी विचारधारा थी, है ना, लिबरल, रेडिकल, कंजर्वेटिव, तीनों विचारधाराएं कैसे उभर कर आई थी। तो उदारवादी विचारधारा कैसी थी? जिनका मानना था कि सभी धर्म बराबर हैं, सभी धर्मों को साथ मिलकर रहना चाहिए, निर्वाचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए, है ना, चुने हुए लोग सत्ता में आए, स्वतंत्र न्यायपालिका हो। लेकिन फिर भी ये लोकतांत्रिक नहीं थी, क्योंकि इनका मानना था कि मत देने का अधिकार केवल उनके पास हो जिनके पास संपत्ति हो। तो और इनका मानना था कि समाज में परिवर्तन आए धीरे धीरे। फिर रेडिकल विचारधारा वाले लोग हमारे सामने आए थे, जिनको क्रांतिकारी या परिवर्तनवादी कहते हैं, है ना। इनको और उदारवादियों को सेम समझा जाता है कई बार, लेकिन ये अलग अलग होते हैं। मैंने आपको बताया भी था कैसे। तो देखो क्या थे जो रेडिकल थे, वो क्या मानते थे कि समानता होनी चाहिए समाज में, सार्वभौमिक मताधिकार होना चाहिए। उदारवादी क्या मानते थे कि मत देने का अधिकार किनको होना चाहिए? संपत्ति धारक पुरुषों को, ना तो महिलाओं को, ना गरीबों को। और लेकिन रेडिकल मानते थे कि सार्वभौमिक मताधिकार होना चाहिए, बहुमत वाली सरकार को ये मानते थे। और इनका मानना था संपत्ति होनी चाहिए, लेकिन कुछ लोगों के हाथ में नहीं सिमट के रह जानी चाहिए। ये समाज में एकदम से परिवर्तन लाना चाहते थे, क्रांतिकारी परिवर्तन। आज बात हुई, कल परिवर्तन आ जाए, इस तरीके से। फिर कंजर्वेटिव्स थे, रूढ़िवादी विचारधारा वाले लोग। ये क्या कहते थे कि हमें अपने पास्ट से प्यार करना चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए, जरूरी हो तभी बदलाव करो वरना मत करो। पहले ये परिवर्तन के बिल्कुल ही विरोधी थे। ये कहते थे बदलाव होना ही नहीं चाहिए, ज़रूरत क्या है। लेकिन बाद में इनको धीरे धीरे समझ में आ गया कि भाई अब लोग जागरूक हो गए हैं, अब परिवर्तन तो होके रहेगा। तो अब ये बोलते थे कि परिवर्तन लाओ, लेकिन बहुत ही धीरे धीरे, एकदम से परिवर्तन नहीं लाओ। फिर औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन की बात आई थी। इसमें हमने पढ़ा था कि समाज में बहुत सारी फैक्ट्रियां लग गई थी यूरोप में, और लोगों को रहने की क्या हुआ था, जब फैक्ट्रियां लगी ना तो लोग गांव से शहरों की तरफ पलायन करने लगे बड़ी बड़ी संख्याओं में। तो क्या हुआ, लोगों के रहने की व्यवस्था बहुत खराब हो गई। एकदम से इतने लोग आ जाएंगे तो रहने की व्यवस्था थोड़ा ना करके रखी थी। और जब सब आ गए, एकदम भीड़ भाड़ मच गई हर जगह, गंदगी वाले इलाके हो गए पूरे, जहाँ पर लोग एकदम भीड़ में रहते थे, कंजस्टेड से एरिए में। कुछ फैक्ट्रियां तो मौसमी थी, जैसे ऊनी कपड़े बनते हो जहाँ पे, है ना, तो वो क्या है, ठंड में उन फैक्ट्री में काम होगा। इस तरीके से कुछ मौसमिया फैक्ट्री थी जो एक मौसम में रहती थी, फिर दूसरे मौसम में वो जो कामगार उसमें काम करते थे वो बेरोजगार हो जाते थे। और क्या था कि ये अधिकतर उदारवाद या क्रांतिवाद से संबंधित लोग थे जिन्होंने फैक्ट्रियां लगाई थी। जो फैक्ट्रियां लगा रहे थे वो लोग कौन थे? फैक्ट्री के जो मालिक थे, या तो वो उदारवादी थे या क्रांतिकारीवादी, मतलब वो परिवर्तनवादी रेडिकल विचारधारा वाले लोग थे जिन्होंने फैक्ट्रियां लगाई थी। इनके विचार थे कि अधिक मुनाफा तभी होगा जब लोग स्वस्थ और शिक्षित होंगे। ये कौन लोग हैं? जो थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं उनमें, उदारवादी और परिवर्तनवादियों में। इन्होंने मजदूरों के लिए काम किया। उनका मानना था कि लोगों को थोड़ा सा पढ़ाया जाए ताकि ये लोग हमारी बातों को अच्छे से समझ पाएं, है ना। फिर इनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए, स्वास्थ्य अच्छा होगा तो ये काम करेंगे, इस तरीके से इनकी विचारधारा थी। फिर राष्ट्रवादी विचारधारा वाले लोग आए थे। इन लोगों में ये क्या कहते थे, लोगों में एकता हो, कि हम एक देश के लोग हैं, एक जैसे से लोग होने चाहिए एक जगह पे। 1815 में फिर से जो फ्रांस का राजपाट था वो बर्बन घराने को दे दिया गया था, ये पढ़ा था हमने इसमें। वंशानुगत व्यवस्था का अंत करना चाहते थे राष्ट्रवादी। इनका मानना था कि राजा का बेटा राजा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, लायक हो तो ठीक है, नालायक हो तो नहीं। फिर हमने गिउसेppe मैजिनी के बारे में पढ़ा था, जो इटली का एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी व्यक्ति था। इसने कहा कि बर्बन साम्राज्य को उखाड़ फेंकते हैं, है ना।
समाजवाद के बारे में हमने पढ़ा था कि उद्योग में कोई एक मालिक नहीं होगा, इन लोगों का मानना था सब मिलकर पैसा लगाएंगे उद्योग पे और मिलकर काम करेंगे। फिर हमने रॉबर्ट ओवन के बारे में पढ़ा था। इसमें क्या था, रॉबर्ट ओवन ने इंडियाना में जो यूएसए में एक न्यू हार्मनी के नाम से कॉरपोरेशन बनाया था। इसमें लोग मिलकर काम करते थे और लाभ को आपस में बराबर बांट लेते थे। फिर हमने लुइस ब्लैंक के बारे में पढ़ा था। इनका मानना था कि लाभ का बराबर हिस्सा नहीं होना चाहिए क्योंकि सब लोग काम बराबर नहीं करते। इनका मानना था कि इन पर नज़र रखने के लिए सरकार होनी चाहिए और जो जितना काम करता है उसको उसी हिसाब से पैसे दिए जाने चाहिए। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के बारे में पढ़ा था। ये दो दोस्त थे। इन्होंने कहा था कि मजदूरों को इकट्ठा हो जाना चाहिए और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहिए। पूंजीवाद किसको कह रहे थे, ये जो औद्योगिक फैक्ट्रीज वगैरह लगी थी ना, उसके बारे में बात कर रहे थे। फिर अब हम आ गए हैं अपनी रूसी क्रांति। रूसी क्रांति के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम अपना सेकंड पार्ट। पहले मैं इसको थोड़ा सा इजी वे में बताती हूँ, फिर हम इसको बुक में से रीड करेंगे। तो क्या हुआ, देखो 1914 में रूस में जो जार निकोलस या सार निकोलस भी बोलते हैं, वो वहाँ का राजा था जिसका नाम जार, मतलब समझ लो वहाँ का राजा। और वो कहाँ रहता था, वो रहता था सेंट पीटर्सबर्ग में। इसका महल था और उस महल का नाम था व्हाइट हॉल या फिर विंटर पैलेस भी उसको बोलते थे। ठीक है, क्या, व्हाइट हॉल या फिर विंटर पैलेस। कहाँ पे था ये, सेंट पीटर्सबर्ग में। लगभग 85 यानी कि 85% लोग कृषि करते थे, उत्पादन का निर्यात भी करते थे। आसपास के क्षेत्र में केवल 40 से 45% लोग ही कृषि करते थे और यहाँ पे कितना, 85% लोग कृषि करते थे, यानी कि बहुत बड़ी संख्या में। आसपास के क्षेत्रों ने पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था रूस में। रेलवे लाइन बिछाई गई ताकि अधिक प्रॉफिट कमाया जा सके। कुछ ही सालों में रूस में लोहा स्टील उत्पादन में बहुत इजाफा हो गया, साथ साथ कोयले का उत्पादन भी दुगना हो गया। बड़ी इंडस्ट्रीज लगाई गई, बड़ी इंडस्ट्रीज मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में लगाई गई और 1890 के आसपास ये सब हुआ था। कोई भी पार्टी बनाना राजा के अनुसार गैर कानूनी था, लेकिन चुपचाप क्या किया, लोगों ने अंदर ही अंदर पार्टियां बनानी स्टार्ट कर दी थी। और 1898 में यानी कि 1898 में श्रमिकों ने पार्टी बना ली थी एक अंदर ही अंदर चुपचाप, जिसका नाम रखा था सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। और किसानों ने भी एक पार्टी बना ली थी जिसका नाम रखा था सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, जो 1900 में बनाई थी उन्होंने। ठीक है, यहाँ तक की बातें समझ में आई हैं। फिर सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी कार्ल मार्क्स से प्रभावित थी और जो लेनिन थे, लेनिन इस पार्टी को आगे जाकर लीड करते हैं। कार्ल मार्क्स कौन थे, कार्ल मार्क्स एक समाजवादी थे जो समाजवादी विचारधारा को मानते थे। और रूस में कितने प्रकार के 4 धर्मों के लोग रहते थे, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम और बौद्ध धर्म के लोग। और पहले अब हम इसको बुक में से पढ़ते हैं जो मैंने बातें बताई है। देखो यहाँ से शुरू करते हैं। 1914 में रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर किसका राज था, जार निकोलस द्वितीय का। जार मतलब वहाँ का राजा। मॉस्को के आसपास पड़ने वाले भू क्षेत्र के अलावा आज का फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया और पोलैंड, यूक्रेन व बेलारूस के कुछ हिस्से रूसी साम्राज्य के अंग थे। अब जो रूस देखने को मिलता है वो बहुत छोटा है। अगर उस टाइम के रूस की बात करें तो बहुत बड़ा था। ये देखो इतने सारे देश जो अब हम अलग अलग देखते हैं, यूक्रेन, बेलारूस, पोलैंड, लातविया, लिथुआनिया वगैरह वगैरह, ये सबको मिला के एक साम्राज्य था रूस, इतना बड़ा। यह साम्राज्य प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था और आज के मध्य एशिया राज्यों के साथ साथ जॉर्जिया, आर्मेनिया व अजरबैजान भी इसी साम्राज्य के अंतर्गत थे। रूस में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से उपजी शाखा रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन को मानने वाले बहुमत के लोग थे। देखो ये मैप, देखो ये है रूसी साम्राज्य, देख रहे हो कितना बड़ा था। अब देखो ये जो जितने भी ग्रीन है ना, ये सब समझ लो फ्रेंड्स हैं आपस में। रूसी साम्राज्य हो गया, यहाँ से ये फ्रांस हो गया, बेल्जियम हो गया ना, और बीच में ये है ना जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये आपस में फ्रेंड है। ये क्यों बताया अभी देखना। अब ये देखो
जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी ये आपस में चिपके हुए हैं, ये फ्रेंड है। इसके इस तरफ जाओगे, इस तरफ रूसी साम्राज्य है। इसके पीछे ही देखोगे, पीछे भी रूसी साम्राज्य का ही फ्रेंड बैठा हुआ है, फ्रांस। और ऑस्ट्रिया हंगरी के बगल में देखोगे, यहाँ पे भी रूसी साम्राज्य का फ्रेंड बैठा हुआ है। पीछे उधर उस साइड देखोगे, इंग्लैंड वगैरह, वो भी रूसी साम्राज्य का फ्रेंड बैठा हुआ है। बीच में फंसे हुए हैं एक तरीके से जर्मनी और ऑस्ट्रिया और हंगरी। फिर भी देखो अभी कैसे कैसे पूरा ग्राफ चेंज होता है, देखो। लेकिन इस साम्राज्य के तहत रहने वालों में कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम और बौद्ध भी शामिल थे। अब अर्थव्यवस्था और समाज की बात करते हैं। देखो, ये तो था पूरा उसका भौगोलिक परिदृश्य कि कौन कौन कहाँ कहाँ था, है ना, किस तरीके से था। अब अर्थव्यवस्था जो हमने अभी पूरी बात करी है वो 20वीं सदी की शुरुआत में रूस की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ था, है ना। कितने परसेंट लोग कृषि करते थे? 85% लोग, 85% लोग कृषि पर निर्भर थे। यूरोप के किसी भी देश में कृषि पर आश्रित जनता का प्रतिशत इतना बड़ा नहीं था। उदाहरण के तौर पे फ्रांस और जर्मनी में खेती पर निर्भर आबादी 40 से 50% से ज़्यादा नहीं थी। रूसी साम्राज्य के किसान अपनी ज़रूरतों के साथ साथ बाजार के लिए भी पैदावार करते थे। वो जो भी उपज करते थे उससे वो उनका घर भी चलता था और बाजार में भी उनको उस फसल को बेचते थे। तो रूस अनाज का एक बड़ा निर्यातक था, निर्यात करता था ना, इतनी बड़े पैमाने पर कृषि होती थी। उद्योग बहुत कम थे। सेंट पीटर्सबर्ग, है ना, सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को में औद्योगिक, ये इलाके थे औद्योगिक। कहा था ना मैंने, सेंट पीटर्सबर्ग में और मॉस्को में क्या था, इंडस्ट्रीज लगनी स्टार्ट हो गई थी। हालांकि ज़्यादा उत्पादन कारीगर ही करते थे, लेकिन कारीगर की वर्कशॉप के साथ साथ बड़े बड़े कल कारखाने भी मौजूद थे। बहुत सारे कारखाने 1890 के दशक में चालू हुए थे। अब रूस में क्या हुआ था, रेलवे नेटवर्क को फैलाया जा रहा था, लाइनें बिछाई जा रही थी। किस लिए? उद्योगों के विकास के लिए। उसी समय क्या हुआ, रूसी उद्योग में विदेशी निवेश बहुत तेजी से बढ़ा। लोगों ने कहा कि इसमें पैसे लगाना सही रहेगा, तो सबने पैसे लगाए। स्टील, कोयला, लोहा, सबका जो है बहुत ज़्यादा उत्पादन बढ़ गया। दुगना मान लो, दुगनी वृद्धि हो गई। सन 1900 तक कुछ इलाकों में तो कारीगर और कारखानों मजदूरों की संख्या लगभग बराबर हो गई। मजदूर इतनी बड़ी संख्या में आ गए थे, जितने कारखाने उतने ही मजदूर। ज़्यादातर कारखाने उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थे, मतलब बहुत बड़े बड़े कारखानों का मालिक एक ही होता था, है ना। फिर वो अपने हिसाब से जो भी करना होता था करता था। और एक और दिक्कत हुई थी, जब इतनी बड़ी संख्या में लोग आ गए थे ना, तो जो वो पूंजीपति लोग थे ना, जो ओनर थे, है ना, कारखानों के, वो उन्हीं लोगों को तो रखेंगे जो कम वेतन लेंगे, है ना, क्योंकि आप नहीं आओगे तो कोई और आएगा। इतने लोग हैं, सबको काम की तलाश है, तो वेतन बहुत कम, काम के घंटे बहुत ज़्यादा, पालियाँ बहुत बड़ी बड़ी की हुई थी इन्होंने। तो क्या था, ज़्यादातर कारखाने उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थे। मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिल रहे थे और काम की पाली के घंटे को निश्चित हो। इस बात पर ध्यान रखने के लिए सरकारी विभाग बड़ी फैक्ट्रियों पर नज़र रखते थे। सरकार ने बना रखा था, लेकिन भ्रष्टाचार तो आपको पता ही है सारी चीज़ों का। तो लेकिन फैक्ट्री इंस्पेक्टर भी नियमों का उल्लंघन को रोक पाने में नाकामयाब थे, रोक ही नहीं पाते थे। ये सब चीज़ें हो रही थी सबकी नाक के तले। कारीगरों की इकाइयों और वर्कशॉपों में काम की पाली प्राय 15 घंटे तक खींच दी जाती थी, जबकि कारखानों में मजदूर आमतौर पर 10 से 12 घंटे की पालियों में काम करते थे, लेकिन कई बार 15-15 घंटे भी काम करा रहे थे उनसे। मजदूरों के रहने के लिए भी कमरों से लेकर डोरमेट्री तक तरह तरह की व्यवस्थाएं मौजूद थी। ये देखो, पर सोते कैसी क्या व्यवस्था थी। इस तरीके से ये डोरमेट्री थी, ये लगे हुए हैं ना बेड से, इन पे आते थे। बेड भी क्या, ये समझ लो फट्टे ही लगे हुए हैं। आते थे, बस इसमें लेटते थे, आराम करते थे और फटाक से फिर से काम पे। सामाजिक स्तर पर मौजूद बटे हुए थे। कुछ मजदूर अपने मूल गांव के साथ अभी भी गहरे संबंध बनाए हुए थे। बहुत सारे मजदूर स्थायी रूप से शहरों में ही बस चुके थे। उनके बीच योग्यता और दक्षता के स्तर पर भी काफ़ी फर्क था। सेंट पीटर्सबर्ग में एक धातु मजदूर को कहा जाता था धातुकर्मी मजदूर। धातुकर्मी जो मजदूर था
वो खुद को बड़ा मानते थे कि भाई मैं बहुत बड़ा काम करता हूँ, बाकी सब मुझसे नीचे है। उनके काम में ज़्यादा प्रशिक्षण और निपुणता की ज़रूरत जो रहती थी, इसीलिए 1914 में फैक्ट्री मजदूरों में औरतों की संख्या 31% थी, लेकिन उन्हें पुरुष मजदूरों के मुकाबले कम वेतन मिलता था। मर्दों के तनख्वाह के मुकाबले आधे से 3/4 तक वेतन मिलता था उनको। मजदूरों के बीच मौजूद फासला उनके पहनावे और व्यवहार में भी साफ दिखाई देता था। जो मजदूर भी आपस में बटे हुए थे, मतलब यद्यपि कुछ मजदूरों ने बेरोजगारी या आर्थिक संकट के समय एक दूसरे की मदद करने के लिए संगठन बना लिए थे, लेकिन ऐसे संगठन बहुत कम थे। संगठन बनाए थे पर कम थे। इन विभेदों के बावजूद जब किसी को नौकरी से निकाल दिया जाता था या उन्हें मालिकों से कोई शिकायत होती थी, तो मजदूर एकजुट होकर हड़ताल भी कर देते थे। 1896 और 1897 के बीच कपड़ा उद्योग में और 1902 में धातु उद्योग में ऐसी हड़तालें काफी बड़ी संख्या में आयोजित की गई थी। देहात की ज्यादातर जमीन पर किसान खेती करते थे, लेकिन विशाल संपत्तियों पर सामंत, राजशाही और ऑर्थोडॉक्स चर्च का कब्जा था। ज्यादातर जमीनों पे इन बड़े बड़े लोगों का ही कब्जा था। मजदूरों की तरह किसान भी बटे हुए थे। किसान जैसे मजदूर कहते थे, अपने आप को सुपीरियर मान रहा था, कोई नीचा, कोई दूसरे को कुछ मान ही नहीं रहा था, ऐसे ही किसान भी बटे हुए थे। किसान बहुत धार्मिक स्वभाव के थे। इक्का दुक्का अपवादों को छोड़ दिया जाए तो सामंतों और नवाबों का बिल्कुल सम्मान नहीं करते थे वो लोग। नवाबों और सामंतों को जो सत्ता और हैसियत मिली हुई थी ना, वे लोकप्रियता की वजह से नहीं, बल्कि जार के प्रति उनकी निष्ठा और सेवाओं के बदले मिली थी। लोगों में फेमस नहीं थे, क्या थे? राजा के प्रति उनकी सेवा और निष्ठा है, उसके बदले उनको मिला हुआ था वो सब। यहाँ की स्थिति फ्रांस जैसी नहीं थी। मिसाल के तौर पे फ्रांस क्रांति के दौरान ब्रिटेन के किसान न केवल नवाबों का सम्मान करते थे, बल्कि उन्हें नवाबों को बचाने के लिए बाकायदा लड़ाई भी लड़ी थी। फ्रांस के जो किसान थे वो उनकी क्या करते थे? उनका सम्मान करते थे। और यहाँ पे ये लोग तो इतना, ऐसी ऐसी घटनाएं भी सामने आई है, बेलचों से मारा इन्होंने, उनको मारपीट तक की है इन्होंने। इसके विपरीत रूस के किसान चाहते थे कि नवाबों की जमीन छीन कर किसानों के बीच बांट दी जाए। बहुधा वे लगान भी नहीं चुकाते थे। कई जगह तो जमींदारों की हत्या भी कर दी गई थी। 1902 में दक्षिण रूस में ऐसी घटनाएं बड़े पैमाने पे घटी। 1905 में तो पूरे रूस में ऐसी घटनाएं घटने लग गई थी। रूसी किसान यूरोप के बाकी किसानों के मुकाबले एक और लिहाज से भी अलग थे। यहाँ के किसान समय समय पर सारी जमीनों को अपने कम्यून यानी कि मीर को सौंप देते थे, और फिर कम्यून ही प्रत्येक परिवार की ज़रूरत के हिसाब से किसानों में ज़मीन को बांटते थे। रूस में समाजवाद की बात करें तो 1914 से पहले रूस में सभी राजनीतिक पार्टियां गैर कानूनी थी, है ना। राजा ने किसी को भी हक नहीं दिया था पार्टी बनाने का। पार्टियां बनाना गैर कानूनी था। तो मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का गठन किया। किसने? जो मार्क्स के विचार को मानते थे। और मार्क्स क्या था? एक समाजवादी था। तो इन्होंने बना ली कब? 1898 में। तो क्या हुआ? सरकारी आतंक के कारण इस पार्टी को गैर कानूनी संगठन के रूप में काम करना पड़ता था, छुप छुपा के। इस पार्टी का एक अखबार निकलता था। उसने मजदूरों को संगठित किया और हड़ताल आदि कार्यक्रम आयोजित किए। तो ये कब हो रहा है? जब सब गैर कानूनी है। 1914 के बाद कानूनी हुआ, तो उससे पहले सब गैर कानूनी है। और ये 1898 में बन गई। और देखो अखबार भी निकल रहे हैं, मजदूरों को आपस मतलब जोड़ने की पूरी कोशिश हो रही है। कुछ रूसी समाजवादियों को लगता था कि रूसी किसान जिस तरह समय समय पर जमीन बांटते हैं, उससे पता चलता है कि वह स्वाभाविक रूप से समाजवादी भावना वाले लोग हैं। इसी आधार पर उनका मानना था कि रूस में मजदूर नहीं, बल्कि किसान ही क्रांति के
की मुख्य शक्ति बनेंगे। तो समाजवादी क्या मानते थे? किसान लाएंगे पूरी क्रांति, है ना, वे क्रांति का नेतृत्व करेंगे। रूस बाकी देशों के मुकाबले ज्यादा जल्दी समाजवादी देश बन जाएगा। 19वीं सदी के आखिर तक रूस में ग्रामीण इलाकों में समाजवादी काफी सक्रिय थे। 1900 में उन्होंने सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी यानी कि समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन कर लिया। इस पार्टी ने किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और मांग की कि सामंतों के कब्जे वाली जमीन फौरन किसानों को सौंप दी जाए। किसानों के सवाल पर समाजवादी लोकतांत्रिक यानी कि सोशल डेमोक्रेट्स खेमा जो समाजवादी क्रांतिकारियों से सहमत नहीं थे। लेनिन का मानना था कि किसानों में एकजुटता नहीं है, वे बटे हुए हैं। कुछ किसान गरीब थे, कुछ अमीर, कुछ मजदूरी करते थे तो कुछ पूंजीपति थे। जो नौकरों से खेती करवाते थे, इन आपसी विभेदों के चलते वे सभी समाजवादी आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकते थे। तो संगठनिक रणनीति के सवाल पर पार्टी में गहरे मतभेद थे। व्लादिमीर लेनिन जो कि बोल्शेविक खेमे के मुखिया थे, समाजवाद के भी दो खेमे थे, एक बोल्शेविक था, एक मेंशेविक था। तो बोल्शेविक के जो खेमे के मुखिया थे वो कौन थे? व्लादिमीर लेनिन। सोचते थे कि जो जार है यानी कि राजा जो है वो शासित रूस जैसे दमनकारी समाज में पार्टी अत्यंत अनुशासित होनी चाहिए और अपने सदस्यों की संख्या व स्तर पर उनका पूरा नियंत्रण होना चाहिए। जो दूसरा खेमा था मेंशेविक, वो मानता था कि पार्टी में सभी सदस्यों को सदस्यता दी जानी चाहिए। तो दोनों खेमे थे, क्या था? बोल्शेविक और मेंशेविक। जो बोल्शेविक खेमा था ना, वो क्वालिटी की बात करता था, मतलब सबको सदस्यता मत दो, मतलब भेड़ चाल मत चलो, सबको नहीं भरना है, देखना है कौन सदस्य बनने के लायक है, अगर वो लायक है तो उसके अकॉर्डिंग हम सदस्यता देंगे। लेकिन जो मेंशेविक खेमा था वो कहता था आने दो, जो आए उसको आने दो, उससे क्या होगा? हमारी संख्या बढ़ेगी, है ना, संख्या बढ़ेगी तो ताकतवर हो जाएंगे। इस तरीके से उथल पुथल का समय 1905 की क्रांति की बात है। रूस एक निरंकुश राजशाही था। अन्य यूरोपीय शासकों के विपरीत 20वीं सदी की शुरुआत में भी जार राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था। कोई संसद नहीं थी, संसद के अधीन जार काम नहीं करता था। उदारवादियों ने इसी स्थिति को खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई थी। तो 1905 की क्रांति के दौरान उन्होंने संविधान की रचना के लिए सोशल डेमोक्रेटिक और समाजवादी क्रांतिकारियों के साथ मिलकर किसानों और मजदूरों के बीच काफी काम किया था। उदारवादियों ने रूसी साम्राज्य के तहत उन्हें राष्ट्रवादियों जैसे पोलैंड में और इस्लाम के आधुनिकीकरण के समर्थक जदीदियों, जो मुस्लिम बहुल इलाके थे ना, उसमें जो लोग थे उनको जदीदी बोलते थे, जो कि आधुनिकीकरण के समर्थक थे, उनका भी समर्थन मिल रहा था इस काम में। तो रूसी मजदूरों के लिए 1904 का साल था वो बहुत बुरा रहा। किसके लिए? रूसी मजदूरों के लिए। जरूरी चीजों की कीमत इतनी तेजी से बढ़ी कि वास्तविक वेतन में 20% तक की गिरावट आ गई। मतलब जो सामान था ना, रोजमर्रा का जो जरूरत का सामान था वो बहुत महंगा हो गया, और जो वेतन है वो नहीं बढ़ाया गया। जब सामान महंगा हो गया और वेतन नहीं बढ़ाया जाएगा तो ऑफकोर्स पैसे कम पड़ेंगे ना, तो 20% तक की गिरावट आ गई। उसी समय मजदूर संगठनों की सदस्यता भी तेजी से बढ़ने लगी। तो उस जो खेमा बना था ना, उसमें क्या हुआ? मजदूर संगठनों की जो सदस्यता है वो बहुत तेजी से बढ़ने लग गई। जब 1904 में ही गठित की गई असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स यानी कि रूसी श्रमिक सभा के 4 सदस्यों को प्यूतिलोव आयरन वर्कर्स में उनकी नौकरी से हटा दिया। एक इंडस्ट्री थी, उसमें क्या किया? 4 सदस्यों को काम से निकाल दिया। तो मजदूरों ने आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया। अगले दिन क्या हुआ? कुछ दिन के भीतर ही सेंट पीटर्सबर्ग में अगले ही दिन सेंट पीटर्सबर्ग में कम से कम 1,10,000 से ज्यादा मजदूर काम के घंटे घटाकर
8 घंटे किए जाने, वेतन में वृद्धि करने, कार्यस्थिति को सुधारने की मांग के लिए हड़ताल पे बैठ गए। इसी दौरान जब पादरी गोपान के नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस विंटर पैलेस यानी कि जार के महल के सामने पहुंचा, तो पुलिस और जो कोसैक्स के मजदूर थे ना, कोसैक्स ने मजदूरों पे हमला बोल दिया। इस घटना में 100 से ज्यादा मजदूर मारे गए थे और 300 घायल हो गए थे। इतिहास में इस घटना को खूनी रविवार के नाम से याद किया जाता है। 1905 की क्रांति की शुरुआत इसी घटना से हुई थी। सारे देश में हड़तालें होने लगी जब नागरिक स्वतंत्रता के अभाव का विरोध करते हुए विद्यार्थी अपनी कक्षाओं का बहिष्कार करने लगे। विश्वविद्यालय बंद कर दिए। वकीलों, डॉक्टरों, इंजीनियरों और अन्य मध्यवर्गीय कामगारों ने संविधान सभा के गठन की मांग करते हुए यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना कर दी थी। तो क्या क्या वर्ड आए हैं? एक तो आया निरंकुश राजशाही यानी कि राजा का बिना रोक टोक शासन, जदीदी रूसी साम्राज्य में सक्रिय मुस्लिम सुधारवादी, और वास्तविक वेतन। यह इस बात का पैमाना है कि किसी व्यक्ति के वेतन से वास्तव में कितनी चीजें खरीदी जा सकती हैं। तो क्या हुआ, क्या क्या पढ़ा है हमने इसके अंदर? हमने पढ़ा कि रूसी साम्राज्य के तहत उन्हें राष्ट्रवादी जैसे पोलैंड में और इस्लाम के आधुनिकीकरण के समर्थक जो थे जदीदी, उनका समर्थन मिल गया। 1904 में श्रमिक दल ने आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया, काम के घंटे कम करने के लिए, वेतन को बढ़ाने के लिए और कार्यस्थल पर जो स्थितियां हैं उनको सुधारने के लिए। और जो गोपाल नाम का एक पादरी था जो इनका नेतृत्व कर रहा था, इन सबका नेतृत्व पादरी कर रहा था, है ना। सोचने वाली बात है, जो कि पादरी तो इनके खिलाफ थे। ये आंदोलन बढ़ते बढ़ते जार के महल तक जा पहुंचा। तो क्या हुआ, राजा ने क्या करा, इन पे अंधाधुंध गोली चलवा दी। 1905 की बात है ये। तो गोली चलवा दी। विंटर पैलेस के वहां पहुंच गया था ये। विंटर पैलेस था क्या? वो महल जिसमें राजा रहता था, वहां पहुंचा था ये। और इसमें क्या हो गया, 100 से ज्यादा मजदूर जो हैं मारे गए थे, 300 से ज्यादा घायल हो गए थे। इस घटना को क्या बोला गया? खूनी रविवार बोला गया। और इसी के साथ क्या हुआ, 1905 की क्रांति की शुरुआत हो गई। और इसमें साथ कौन कौन दे रहे थे? श्रमिक, छात्र, अध्यापक वगैरह सब साथ दे रहे थे। इसको शांत, जब ये हुआ खूनी रविवार की घटना हुई, तो क्या हुआ, अब ये तो है नहीं कि इतना सब होने के बाद मजदूर बैठ जाएंगे। तो ये सब जैसे चलता रहा। तो इसको शांत करने के लिए जार निकोलस ने क्या करा, परामर्शदाता या संसद, जिसको ड्यूमा बोलते हैं, ड्यूमा के गठन पर को अपनी सहमति दे दी। लेकिन 75 में ड्यूमा को हटा दिया गया। दूसरी ड्यूमा महज 3 महीने के भीतर हटा दी। फिर तीसरी ड्यूमा बनाई गई, उसमें कंजर्वेटिव को डाल दिया, यानी कि किनको, रूढ़िवादियों को डाल दिया। अब रूढ़िवादी क्या करेंगे, वो तो फिर राजा के चमचे हैं ही, वो उसी के हिसाब से चल रहे थे। तो देखो क्या हुआ, 1905 की क्रांति के दौरान जार ने क्या करा, एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद या फिर ड्यूमा के गठन को क्या कर दी, अपनी सहमति दे दी। क्रांति के कुछ दिन बाद तक फैक्ट्री मजदूरों की बहुत सारी ट्रेड यूनियन और फैक्ट्री कमेटियां भी अस्तित्व में रहीं। 1905 के बाद ऐसी ज्यादातर कमेटियां और यूनियन, है ना, अनधिकृत रूप से काम करने लगी, क्योंकि उन्हें गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। राजनीतिक गतिविधियों पर गैर कानूनी कैसे घोषित किया, जब ये हड़ताल वगैरह हुई थी तो ये लोग सब सामने आ गए थे ना। और आपको पता ही है कि राजा ने सारी ये जो है यूनियंस वगैरह, संगठन वगैरह को गैर कानूनी घोषित पहले से कर रखा था, नहीं बना सकते थे। राजनीतिक गतिविधियों पर भारी पाबंदियां लगा दी गई। जार ने पहली ड्यूमा को मात्र 75 दिन के भीतर और बर्खास्त कर दिया था, मतलब जो पहली ड्यूमा बनाई थी। फिर दूसरी ड्यूमा को महज 3 महीने के भीतर फिर बर्खास्त कर दिया था। वे किसी तरह की जवाबदेही या अपनी सत्ता पर किसी तरह का अंकुश नहीं चाहता था। उसने मतदान कानून में फेरबदल करके तीसरी ड्यूमा फिर बना दी और उसमें क्या कर दिया, रूढ़िवादियों को डाल दिया उसमें। और जितने भी उसमें उदारवादी और क्रांतिकारी लोग थे, यानी कि परिवर्तनवादी लोग, उन सबको ड्यूमा से बाहर कर दिया।
पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य। अब हम क्या रहा उसके बीच उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले मैं थोड़ा इसके बारे में आपको बताती हूँ, फिर हम इसको रीड करेंगे। देखो क्या हुआ, 1914 की बात। रूस की जनता युद्ध के खिलाफ थी, वो नहीं चाहती थी कोई युद्ध हो। प्रथम विश्व युद्ध में रूस भी शामिल था ना, जिसने रूस को बहुत नुकसान पहुंचाया था। देखो युद्ध होगा तो नुकसान तो होगा ही, तो इससे बहुत नुकसान पहुंचा था और रूस की जनता चाहती नहीं थी युद्ध हो, युद्ध के खिलाफ थी। जर्मनी रूस पर हावी हो गया था। जब युद्ध हो रहा था ना, धीरे धीरे युद्ध बढ़ता गया। टाइम आपको पता ही है, 14 से 18 तक गया था प्रथम विश्व युद्ध। तो युद्ध बढ़ता गया। जब शुरुआत में तो ठीक था, जब युद्ध इतना लंबा खींचने लगा तो जनता भी परेशान हो गई और वो ये खिलाफ हो गई। तो जर्मनी क्या हो गया था, रूस के अंदर घुस गया था अपनी सैनिक टुकड़ियों को लेके। और जो रूस के सैनिक थे, राजा ने क्या करा, रूस के सैनिकों को कहा तुम पीछे हटो। और जब वो पीछे हटते जा रहे थे ना, उन्होंने कहा कि जो रास्ते में जितनी भी हमारे खेत घर वगैरह मिलेंगे सबको नष्ट करते चले जाओ। क्यों? ताकि जो जर्मनी की सेना हमारे यहाँ पे घुसे तो उसको रहने के लिए खाने के लिए कोई चीज़ ना मिले, है ना, अपने जीवन निर्वाह करने के लिए, इसीलिए। लेकिन सैनिक जो है वो रूस के राजा के खिलाफ हो गए थे। कारण ये था कि जब इतना बड़ा युद्ध हो रहा था ना, उनने जितने भी हट्टे खट्टे लोग थे ना पूरे साम्राज्य में, सबको सेना में भर्ती कर लिया था। अब बात ये थी, जब ये फसलें नष्ट हो रही थी, ये घर नष्ट हो रहे थे, ये उन्हीं के थे जो सैनिक युद्ध लड़ रहे हैं, उन्हीं के थे, आमी लोग थे, वहीं रहने वाले लोग। वो देख रहे थे अपने आगे अपनी ही चीज़ों को नष्ट होते हुए। लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राद रख दिया था, क्योंकि जो सेंट पीटर्सबर्ग था वो एक जर्मनी नाम था और लोगों को जर्मनी से क्या होने लगी थी, बहुत ज़्यादा चिढ़ होने लगी थी। तो इसी समय बहुत ठंड पड़ी थी, जिससे क्या हुई थी, फसलें पूरी तरह खराब हो गई थी। कुछ उन्होंने युद्ध में खराब करवा दी, जो बची खुची थी वो ठंड के कारण मारी गई। बाहर से मिलने वाली आपूर्ति भी बंद हो गई थी, क्योंकि एक बाल्टिक समुद्र था जहाँ से क्या होता था, चीज़ों का आयात निर्यात किया जाता था। लेकिन जर्मनी ने क्या कर लिया था, उस रास्ते पे कब्जा कर लिया था, तो उद्योग जो है वो बंद हो गया था। रूस ने के औद्योगिक उपकरण ज़्यादा तेज़ी से बेकार होने लग गए थे, जितने भी जो भी चीज़ें थी उनकी उद्योग से रिलेटेड। 1916 तक रेलवे लाइन जो बिछाई थी ना अभी पीछे, तो वो रेलवे लाइन क्या हुई, टूटने लग गई। अच्छी सेहत वाले मर्दों को तो युद्ध में झोंक दिया था सैनिक बना के। जनता ने शाही रूसी सेना को रूसी स्टीम रोलर का नाम दिया था। यह दुनिया की सबसे बड़ी सशस्त्र सेना थी रूस की। और जार की जो पत्नी थी जिसका नाम था जरीना अलेक्जेंड्रा, ये भी एक जर्मनी नाम था, तो लोग उससे भी चिढ़ते थे। और उसका एक सलाहकार भी था, एडवाइज़र, जिसका नाम था रासपुतीन। वो भी उनको लोगों को अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो भी जर्मनी नस्ल का था। अब हम थोड़ा रीड करते हैं, अब आपको चीज़ें थोड़ी समझ में आएंगी। देखो 1914 में दो यूरोपीय गठबंधनों के बीच युद्ध छिड़ गया। एक खेमे में था जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की, और दूसरे खेमे में था फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। अभी मैंने ऊपर मैप दिखाया था ना आपको। तो क्या हुआ, बाद में इटली और रोमानिया भी इस खेमे में शामिल हो गया था। किस वाले में, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस वाले में इटली भी आ गया था, रोमानिया भी आ गया था। इन सभी देशों के पास विशाल वैश्विक साम्राज्य थे, इसलिए यूरोप के साथ साथ ये युद्ध यूरोप के बाहर भी फैल गया और इस युद्ध को पहला विश्व युद्ध भी कहा गया। इतने सारे देश शामिल हो गए ना इसमें। इस युद्ध को शुरू में रूसियों का काफी समर्थन मिला। जब शुरू हुआ था ना युद्ध, जब लोगों को तक कि हाँ युद्ध होना चाहिए, हरा दो इनको, जनता ने जार का साथ दिया। लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता गया तो जार ने ड्यूमा में मौजूद मुख्य पार्टियों से सलाह लेना ही छोड़ दिया, अपनी चलाने लगा, जो करना है वो खुद करेगा। तो उसके प्रति जन समर्थन कम होने लग गया फिर, क्योंकि राजा किसी की सुन ही नहीं रहा था। जर्मनी विरोधी भावनाएं दिनों दिन बलवती होने लगी। जर्मनी विरोधी भावनाओं के कारण लोग ने क्या कर दिया था, सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदल दिया था और रख दिया था क्या, पेट्रोग्राद, क्योंकि जो सेंट पीटर्सबर्ग है वो जर्मनी नाम था। जरीना जार की पत्नी या महारानी थी जो वहाँ की, जरीना अलेक्जेंड्रा के जर्मन मूल की थी।
तो उसे और उसका एक सलाहकार था जिसको घटिया सलाहकार बोलते थे, खासतौर से रासपुतीन नामक एक सन्यासी ने राजशाही को और अलोकप्रिय बना दिया था, क्योंकि ये दोनों जर्मनी थे। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्वी मोर्चे पर चल रही लड़ाई पश्चिमी मोर्चे की लड़ाई से अलग थी। पश्चिम में सैनिक पूर्वी फ्रांस की सीमा पर बनी खाइयों से लड़ाई कर रहे थे, खाइयों में छुप के लड़ाई कर रहे थे, जब पूर्वी मोर्चे पर सेना ने काफी बड़ा फैसला तय कर लिया था। इस मोर्चे पर बहुत सारे सैनिक मौत के मुंह में जा चुके थे। सेना की पराजय से रूसियों का जो मनोबल है वो टूट गया था। तो 1914 से 1916 के बीच जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में रूसी सेनाओं को भारी पराजय झेलनी पड़ी। तो क्या हो गया था, कहाँ से पराजय मिल रही थी उनको, रूसी सेना को जर्मनी और ऑस्ट्रिया की तरफ से। 1914 से 16 के बीच की बात है। 1917 तक 70 लाख लोग मारे जा चुके थे। 70 लाख। पीछे हटी रूसी सेना जो है रास्ते में पड़ने वाली सभी फसलों इमारतों को क्या कर रही थी, नष्ट करती जा रही थी, ताकि दुश्मन की सेना वहां टिक ना पाए। फसलों और इमारतों के विनाश से रूस में 30 लाख से ज्यादा लोग, 100-200 ने 30 लाख से ज्यादा लोग शरणार्थी हो गए। उनके घर द्वार, खेती बाड़ी सब नष्ट। इस हालात से सरकार और जार क्या हुआ, दोनों को अलोकप्रिय बना दिया इन्होंने। सिपाही भी युद्ध से तंग आ चुके थे, अब वो लड़ाई लड़ना ही नहीं चाहते थे। ये देखो, ये कितनी बड़ी सेना है। युद्ध से उद्योगों पर भी बहुत बुरा असर पड़ा। युद्ध ने अपने उद्योग तो रूस के अपने उद्योग तो वैसे भी बहुत कम थे, बाहर से ही लोगों ने निवेश किया था ना। अब तो बाहर से मिलने वाली आपूर्ति भी बंद हो गई, क्योंकि क्या हुआ था, बाल्टिक जो समुद्र था, जिस रास्ते से विदेशी औद्योगिक सामान आते थे, उस पर जर्मनी का कब्जा हो चुका था। यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले रूस के औद्योगिक उपकरण ज्यादा तेजी से बेकार होने लगे। 1916 तक रेलवे लाइन भी टूटने लग गई, और अच्छी सेहत वाले मर्दों को तो वैसे ही युद्ध में झोंक दिया था। देश भर में मजदूरों की कमी पड़ने लगी, और जरूरी सामान बनाने वाली छोटी छोटी जो वर्कशॉप थी ना, वो भी ठप होने लगी। ज्यादातर अनाज सैनिकों का पेट भरने के लिए मोर्चे पर भेज दिया जाता था। अब शहरों में रहने वालों के लिए रोटी, आटे सबकी किल्लत पैदा हो गई। और 1916 की जो सर्दियां थी, उसमें रोटी की दुकानों पर अक्सर दंगे होने लग गए, क्योंकि रोटी मिलती ही नहीं थी। हालत कुछ इस तरीके से बिगड़ गई थी। ये सारा क्या हुआ, एक माहौल आपको पता चल रहा है कि किस तरीके का माहौल रूस में बन गया था। अब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ऐसी ऐसी चीजें हुई। अब पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति की नींव रख गई थी। अब बात करते हैं पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति। तो देखो क्या हुआ ना, सन 1917 की सर्दियों में राजधानी पेट्रोग्राद की हालत जो है बहुत खराब हो गई थी। अब 18 तक युद्ध चला था और 14 से चल रहा है, 14, 15, 16, 17, चौथा साल आ गया युद्ध चलते चलते। हालत बहुत खस्ता हो गई, खाद्य पदार्थों की भी भारी कमी आ गई। 22 फरवरी को दाएं तट पर स्थित फैक्ट्री में तालाबंदी घोषित कर दी गई। अगले दिन इस फैक्ट्री के मजदूरों के समर्थन में 50 फैक्ट्रियों ने और क्या कर दिया, हड़ताल का ऐलान कर दिया। बहुत सारे कारखानों में हड़तालों का नेतृत्व कौन कर रहा था, औरतें कर रही थी। 8 मार्च 1917 की बात है। इसी दिन को एक क्या बोलते हैं, जब ये सब चीज़ें हो रही थी, क्योंकि ये बड़ी संख्या में इसमें औरतें शामिल थी, तो 8 मार्च 1917 वाले दिन से ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। रविवार 25 फरवरी रविवार का दिन था। क्या हुआ कि सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया। 26 तारीख को प्रदर्शनकारी बहुत बड़ी संख्या में बाएं तट के इलाके में इकट्ठा हो गए और 27 को उन्होंने पुलिस मुख्यालयों पर हमला करके उन्हें तहस नहस कर दिया। सरकार ने घुड़सवारों सैनिकों को तैनात कर दिया, लेकिन घुड़सवार सैनिकों की टुकड़ियों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया,
क्यों कर दिया इनकार? जो उनके सैनिक थे वो कौन थे? वो आम जनता ही थी। और जो सामने जो लोग थे, मजदूर वर्ग था, जो महिलाएं थी, वो भी सब आम जनता ही थी। तो वो लोग अपने ही लोगों पे कैसे गोलियां चला सकते हैं? तो उन्होंने क्या कर दिया? गोली चलाने से इनकार कर दिया। अब 3 दूसरी रेजिमेंट ने भी बगावत कर दी और हड़ताली मजदूरों का साथ में आके वो मिल गई। उस शाम को सिपाही और मजदूर एक सोवियत परिषद का गठन करने के लिए उसी इमारत में जमा हुए जहां जार की बैठक हुआ करती थी। यहीं से पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म हुआ था। फरवरी 1917 में राजशाही को गद्दे से हटाने वाली क्रांति का झंडा पेट्रोग्राद की जनता के हाथ में आ गया। जनसभा करने और संगठन बनाने वाली जो पाबंदियां थी वो सब हटा ली गई और अप्रैल 1917 में बोल्शेविकों के निर्वाचित नेता जो थे, जो बोल्शेविक के नेता कौन थे? व्लादिमीर लेनिन, वो रूस लौट आए थे। लेनिन ने बयान दिया कि युद्ध समाप्त किया जाए, सारी ज़मीन जो है वो किसानों के हवाले कर दी जाए और बैंक जो है, बैंकों का क्या हो जाए? राष्ट्रीयकरण हो जाए। इन तीनों मांगों को क्या बोला गया था? लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से इन तीनों मांगों को जाना जाता है। और जुलाई 1917 में बोल्शेविकों द्वारा आयोजित किए गए विशाल प्रदर्शनों का भारी दमन किया गया। बहुत सारे जो बोल्शेविक नेता थे उनका ऐसा हाल कर दिया कि उनको भागना और छिपना पड़ा था। ये किसने करा था ये सब चीज़ें? जो मजदूर संगठन थे उन्होंने, है ना। सोचने वाली बात है कि भाई बोल्शेविक जो समाजवादी थे उनके साथ ऐसा क्या हाल, ऐसा क्यों किया कि उनको भागना और छिपना पड़ा? इतना बुरा हाल क्यों कर दिया उनका? जबकि वो तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, बोल्शेविक तो फेवर में काम कर रहे थे ना। समाजवादी विचारधारा जो है वो लोगों के फेवर में थी, उसके लिए काम कर रहे थे, लेकिन फिर भी ऐसा हुआ। ऐसा कैसे हो गया? तो देखो कि उन्होंने क्या रुख अपनाया। अब हम पढ़ेंगे कि उनका ऐसा हाल कर दिया कि उनको भागना तक पड़ गया। तो देखो फिर से अब हम बुक में पढ़ते हैं, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सन 1917 की सर्दियों में राजधानी पेट्रोग्राद की हालत बहुत खराब थी। 17 आ गया, युद्ध चलते चलते 4 साल हो गए। ऐसा लगता था कि मानव जनता में मौजूद भिन्नताओं को ध्यान में रखकर ही शहर की बनावट तय की गई थी। मजदूरों के क्वार्टर और कारखाने, नेवा नदी थी। नेवा नदी के दाएं और बाएं पार्टीशन कर रखा था। दाएं तट पर थी जो मजदूरों के क्वार्टर और कारखाने वगैरह थे, वो तो दाएं तट पे थे नदी के। और बाएं तट पे क्या थे? फैशनेबल इलाके थे, जहाँ पे बड़े बड़े लोग रहते थे, सरकारी इमारतें थी, राजा का महल भी वहीं था। तो जिस महल में ड्यूमा की बैठक होती थी ना, वो भी इसी तरफ था। तो फरवरी में मजदूरों के इलाके में खाद्य पदार्थों में भारी कमी पैदा हो गई। तो उस साल क्या हुआ था? बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी थी, भीषण कोहरा था, बर्फबारी हो रही थी। संसदीय प्रतिनिधि चाहते थे कि निर्वाचित सरकार बची रहे, इसलिए वह जार द्वारा ड्यूमा को भंग करने के लिए की जा रही कोशिशों का विरोध कर रहे थे। वो चाहते थे सरकार बनी रहे, सरकार राजा जो है अपनी अपनी चला रहा था, जिसके खिलाफ थे सब लोग। तो 22 फरवरी को दाएं तट पर स्थित एक फैक्ट्री में क्या हो गया? तालाबंदी घोषित कर दी। अगले दिन क्या हुआ? इस फैक्ट्री के मजदूरों के समर्थन में 50 और फैक्ट्रियों के लोगों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। बहुत सारे कारखानों में हड़ताल का नेतृत्व कौन कर रहा था? महिलाएं कर रही थी। इस दिन को बाद में क्या अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। आंदोलनकारी जनता बस्ती पार करके राजधानी के बीचों बीच नेव्स्की प्रोस्पेक्ट तक आ गई। इस समय तक कोई राजनीतिक पार्टी आंदोलन को सक्रिय रूप से संगठित और संचालित नहीं कर रही थी। जब फैशनेबल रिहायशी इलाकों और सरकारी इमारतों को मजदूरों ने घेर लिया तो सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया। शाम तक प्रदर्शनकारी तित्र बित्र हो गए, लेकिन 24 और 25 तारीख को क्या हुआ? वे फिर से इकट्ठा हुए। यहाँ पे क्या हुआ था देखो, जब फैशनेबल रिहायशी इलाके में सरकारी इमारतों में मजदूरों ने घेर लिया था ना, तो सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया था। लोग इकट्ठा होने पर खूब मतलब क्या होती थी, लाठीचार्ज वगैरह, इस तरीके से नियम बना दिए थे कि नहीं हो सकते। तो इस ऐसे नियम बना के लोग जो मजदूर हैं उनको भगा दिया था। लेकिन 24-25 तारीख को फिर से लोग इकट्ठा होने लगे। सरकार ने उन पर नजर रखने के लिए घुड़सवार सैनिकों और पुलिसों की तैनाती कर दी थी।
क्या हुआ, जो फरवरी की बात कर रहे थे हम, रविवार 25 फरवरी को सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया। अब तो सामने सामने हो गई बात, सीधा बर्खास्त कर दिया है राजा ने ड्यूमा को। तो सरकार के इस फैसले के खिलाफ राजनीतिज्ञ बयान देने लगे लोग। 26 तारीख को प्रदर्शनकारी बहुत बड़ी संख्या में बाएं तट के इलाके में इकट्ठा हो गए और 27 को उन्होंने क्या किया, जो पुलिस मुख्यालय थे ना, उन पे हमला कर दिया, उनको तोड़ दिया, बिल्कुल तहस नहस कर दिया। रोटी, तनख्वाह, काम के घंटों में कमी और लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में नारे लगाते बहुत सारे लोग, असंख्य लोग सड़कों पे जमा हो गए। सरकार ने स्थिति को नियंत्रण करने के लिए क्या करा, जो घुड़सवार सैनिक थे उनको क्या बोला, घुड़सवार सैनिक टुकड़ियों को कि इनके ऊपर क्या कर दो, गोली चला दो। अब लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया। तो गुस्साए सिपाहियों ने एक रेजिमेंट की बैरक में अपने ही एक अफसर को पे गोली चला दी, अपने ही अफसर पे गोली चला दी। तो 3 दूसरी रेजिमेंट में ने भी बगावत कर दी। हड़ताल, अब रेजिमेंट बगावत कर रही है ना। तो क्या हुआ देखो, हड़ताली मजदूरों के साथ आके मिल गए वो लोग जो सैनिक थे। अब उस शाम को सिपाही और मजदूर एक सोवियत या परिषद का गठन करने के लिए उसी इमारत में जमा हुए जहाँ पे ड्यूमा की बैठक हुआ करती थी। यहीं से पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म हुआ। तो अगले दिन एक प्रतिनिधि मंडल जार से मिलने गया। सैनिक कमांडरों ने उसे सलाह दी कि वह राजगद्दी छोड़ दे। ये सलाह दी, जो सैनिक कमांडर भी शामिल हो गए थे ना मजदूरों के साथ, उन्होंने बोला। उसने कमांडरों की बात मान ली और 2 मार्च को गद्दी छोड़ दी। सोवियत और ड्यूमा के नेता ने देश का शासन चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार भी बना ली। किन्ने, सोवियत और ड्यूमा के नेताओं ने। तय किया गया कि रूस के भविष्य के बारे में फैसला लेने की जिम्मेदारी संविधान सभा को सौंप दी जाए और उसका चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाए। फरवरी 1917 में राजशाही को गद्दी से हटाने वाली क्रांति का झंडा पेट्रोग्राद में जनता के हाथों में था। अब हम 3.1 में पढ़ेंगे कि फरवरी के बाद क्या क्या हुआ। तो अंतरिम सरकार में सैनिक अधिकारी, भूस्वामी, उद्योगपति प्रभावशाली थे। तो क्या कौन कौन थे, सैनिक अधिकारी थे, भूमियों के जो स्वामी थे, जो उद्योगपति थे, वो प्रभावशाली थे। उनमें उदारवादी और समाजवादी जल्दी से जल्दी निर्वाचित सरकार का गठन चाहते थे। कौन कौन, उदारवादी और समाजवादी चाहते थे फटाफट निर्वाचित सरकार का गठन हो। जनसभा करने और संगठन बनाने पर लगी पाबंदियों को अब हटा दिया गया। हालांकि निर्वाचन का जो तरीका था वो सब जगह एक जैसा नहीं था, लेकिन पेट्रोग्राद सोवियत की तर्ज पर सब जगह सोवियत बना ली गई। अप्रैल 1917 में बोल्शेविकों के निर्वासित नेता जो थे, क्या नाम था उनका, व्लादिमीर लेनिन, वो रूस लौट आए। कब, अप्रैल 1917 में। लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक 1914 से ही युद्ध का विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि अब सोवियत को सत्ता अपने हाथों में ले लेनी चाहिए। लेनिन ने बयान दिया कि युद्ध समाप्त किया जाए, सारी जमीन किसानों के हवाले की जाए और जो बैंक है उनका राष्ट्रीयकरण किया जाए। 3 मांगे रखी लेनिन ने। क्या क्या, पहला, युद्ध समाप्त किया जाए। दूसरा, जितनी भी जमीन है वो किसानों के हवाले कर दी जाए। और तीसरा, जितने भी बैंक हैं उनका राष्ट्रीयकरण किया जाए। इन तीनों डिमांड्स को क्या बोला गया था, अप्रैल थीसिस। अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि अब अपने रेडिकल उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए बोल्शेविक पार्टी का नाम जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया जाए। बोल्शेविक पार्टी के ज्यादातर लोगों को अप्रैल थीसिस के बारे में सुनकर काफी हैरानी हुई। उन्हें लगता था कि अभी समाजवाद क्रांति के लिए सही वक्त नहीं है, समाजवादी क्रांति अभी नहीं होनी चाहिए, इसलिए फिलहाल अंतरिम सरकार को ही समर्थन दिया जाना चाहिए। लेकिन अगले कुछ महीनों की घटनाओं ने उनकी सोच में बदलाव ला दिया। क्या हुआ, पढ़ो देखो। गर्मियों में मजदूर आंदोलन और फैल गया। ठंड में शुरू हुआ था ना, गर्मियों में ये और फैल गया।
औद्योगिक इलाकों में फैक्ट्री कमेटियां बन गई। इन कमेटियों के माध्यम से मजदूर फैक्ट्री चलाने के लिए मालिकों के तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे। अब आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ये नहीं होना चाहिए, ये वो, मतलब आप क्वेश्चनिंग करने लगे। पहले सब चुपचाप सह रहे थे ना, अब बात आ गई है कि लोग क्वेश्चनिंग करने लग गए। ट्रेड यूनियनों की तादाद बढ़ने लगी। सेना में सिपाहियों की समितियां बनने लगी। जून में लगभग 500 सोवियतों ने अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस के नाम पर अपने प्रतिनिधि भेजे। सोवियत एक पार्टी मान लो, सोवियत क्या है, पार्टियां हैं, है ना, बोल सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये आया था, सोवियत रूस के स्थानीय स्वशासी संगठन, संगठन है वो, पार्टियां बोल सकते हैं। तो ये था। अब हाँ, तो क्या हुआ, गर्मियों में आंदोलन फैल गया था और औद्योगिक जो इलाके थे उनमें फैक्ट्री कमेटियां बनने लग गई थी। इन कमेटियों के माध्यम से मजदूर फैक्ट्री चलाने के लिए मालिकों के तौर तरीकों पर क्या करने लग गए थे, सवाल उठाने लगे थे। जैसे जैसे अंतरिम सरकार की ताकत जो है वो कमजोर होने लगी ना, तो बोल्शेविकों का प्रभाव बढ़ने लग गया। अब सरकार असंतोष को दबाने के लिए सख्त कदम उठाने लगी। अब क्या हुआ, बोल्शेविकों का जब प्रभाव बढ़ा तो सरकार को लगा ये गलत है, तो क्या है, सख्त कदम उठाने लग गई इनको दबाने के लिए। सरकार ने फैक्ट्री चलाने की मजदूरों द्वारा की जा रही कोशिशों को रोका और मजदूरों के नेता जो थे उनको गिरफ्तार कर लिया। जुलाई 1917 में बोल्शेविकों द्वारा आयोजित किए गए विशाल प्रदर्शनों का भारी दमन किया गया। बहुत सारे बोल्शेविक नेताओं को भागना पड़ा, छिपना पड़ा, इतना बुरा हाल कर दिया था, क्योंकि अंतरिम सरकार को खतरा होने लग गया था उनसे, भाई गद्दी छिन जाती। गांवों में किसान और उनके समाजवादी क्रांतिकारी नेता भूमि परिवर्तन के लिए दबाव डालने लगे। इस काम के लिए भूमि समितियां बना ली गईं। सामाजिक क्रांतिकारियों से प्रेरणा और प्रोत्साहन लेते हुए जुलाई से सितंबर के बीच किसानों ने बहुत सारी जमीनों पर क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। ये बोल्शेविक पार्टी के नेता हैं जो इतनी बुरी तरीके से भाग गए हैं। अब हम बात करेंगे सन 1917 की अक्टूबर क्रांति के बारे में। पहले थोड़ा इसके बारे में सुनो, फिर हम रीड करेंगे बुक की लैंग्वेज में। क्या हुआ था, जो अंतरिम सरकार और बोल्शेविकों के बीच जो टकराव है ना, वो बहुत बढ़ता चला गया। 16 अगस्त 1917 को जो लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया। इन्होंने कहा कि अब हमको क्या करना पड़ेगा, सत्ता पे कब्जा करना पड़ेगा, तभी कुछ होगा, वरना सरकार हमको छोड़ने वाली है नहीं। तो 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हो गया। अब संकट की आशंका को देखते हुए प्रधानमंत्री केरेस्की सैनिक टुकड़ियों को इकट्ठा करने शहर से बाहर चले गए। सरकार के वफादार सैनिकों ने 2 बोल्शेविक अखबारों के पर क्या कर दिया, घेराबंदी कर दी। बोल्शेविक अखबार चलते थे 2, उन पे घेराबंदी कर दी। क्रांतिकारी समितियों ने भी अपने समर्थकों को आदेश दे दिया कि सरकारी कार्यालयों पर कब्जा कर लें और मंत्रियों को गिरफ्तार कर लें। क्या किया, ये किन्होंने, बोल्शेविक जो क्रांति कर रहे थे ना, उन्होंने बोला सरकारी दफ्तरों पर क्या कर लो, कब्जा कर लो, और उसमें जो भी मंत्री दिखे उनको सबको पकड़ डालो। ये बात हो गई थी। तो देखो क्या हुआ, पढ़ते हैं बुक की लैंग्वेज से। देखो आप, जैसे जैसे अंतरिम सरकार और बोल्शेविकों के बीच टकराव बढ़ता गया तो लेनिन को अंतरिम सरकार द्वारा तानाशाही थोप देने की आशंका दिखाई देने लगी। अब उन्हें लगा भाई सरकार हो जाएगी तानाशाही और ये हमारा तो गड़बड़ हो जाएगा सब कुछ। तो सितंबर में उन्होंने सरकार के खिलाफ विद्रोह के बारे में चर्चा शुरू कर दी। अब सेना और फैक्ट्रियों में सोवियतों में मजदूर बोल्शेविकों को इकट्ठा किया गया। 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राद से सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता में कब्जा करने के लिए राजी कर लिया। किसने, लेनिन ने। सत्ता पर कब्जे के लिए लियोन ट्रोट्स्की के नेतृत्व में सोवियत की ओर एक सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किया गया। इस बात का खुलासा नहीं किया गया कि योजना को किस दिन लागू किया जाएगा। अब देखो क्या हुआ, 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हो गया। संकट की आशंका को देखते हुए प्रधानमंत्री केरेस्की ने क्या करा, सैनिक टुकड़ियों को इकट्ठा करने के लिए वो शहर से बाहर चले गए, सैनिकों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया।
तड़के यानी कि सुबह ही सरकार के वफादार सैनिकों ने 2 बोल्शेविक अखबारों के दफ्तरों पर क्या कर दिया, घेरा डाल दिया। टेलीफोन टेलीग्राफ दफ्तरों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए विंटर पैलेस की रक्षा करने के लिए सरकार समर्थन सैनिकों को रवाना कर दिया। अब क्या है, सैनिक तैनाती चल रही है। पलक झपकते ही क्रांतिकारी समितियों ने भी अपने समर्थकों को आदेश दे दिया कि जितने भी सरकारी कार्यालय है ना, फटाफट जाओ उन पे कब्जा कर लो और जो भी मंत्री मिले उनको सबको गिरफ्तार कर लो। उसी दिन औरोरा नामक युद्धपोत ने विंटर पैलेस पर बमबारी शुरू कर दी। अन्य युद्धपोत ने नेवा के रास्ते, नेवा जो नदी थी उसके रास्ते से आगे बढ़ते हुए विभिन्न सैनिक ठिकानों को अपने नियंत्रण में ले लिया। शाम ढलते ढलते पूरा शहर क्रांतिकारी समितियों के नियंत्रण में आ चुका था और मंत्रियों ने आत्मसमर्पण भी कर दिया था। पेट्रोग्राद में अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस की बैठक हुई। इसमें बहुमत ने बोल्शेविकों की कार्यवाही का समर्थन किया। अन्य शहरों में भी बगावतें होने लगी। दोनों तरफ से जमकर गोलीबारी हुई, खास तौर से मॉस्को में। लेकिन दिसंबर तक मॉस्को पेट्रोग्राद इलाके पर बोल्शेविकों का नियंत्रण स्थापित हो चुका था। ये टेबल है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई हैं। 1850 और 1880 के दशक में क्या हुआ, यूरोप में समाजवाद पर बहस चली। 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की स्थापना हुई। 1905 में खूनी रविवार की घटनाएं और 1905 की क्रांति भी हुई। 1917 में 2 मार्च को जार द्वारा पदत्याग किया गया और 24 अक्टूबर को पेट्रोग्राद में बोल्शेविक विद्रोह हुआ। 1918 से 20 में गृह युद्ध चला। 1919 में कॉमेंट्स का गठन हुआ और 1929 में सामूहिकरण की शुरुआत हुई। नया शब्द आया है कॉमेंटर्न्स, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था। यह शब्द कम्युनिस्ट नेशनल का संक्षिप्त रूप है। अब देखो, ये सब चीजें हमने देख ली। अब अक्टूबर के बाद बदला क्या क्या। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये बोल्शेविकों ने सत्ता पे कब्जा कर लिया, है ना। अब कब्जा कर लिया, राजा वाजा सबको हटा दिया, सब चीज अंतरिम सरकार वकार सब गई। अब सत्ता पे कब्जा किसका आ गया है, बोल्शेविकों का, जो अपने आप को क्या बोल रहे हैं, अपने आप को बोल रहे हैं समाजवादी। अब तुम देखो इन्होंने कैसा रुख अपनाया। राजा को हटाते हटाते खुद उसकी तरह बनने लगे थे ये। देखो, बोल्शेविक निजी संपत्ति की व्यवस्था को पूरी तरह, बोल्शेविक जो है वो निजी संपत्ति की व्यवस्था के पूरी तरह खिलाफ थे। अब आप ना इसमें देखेंगे, हम लोग ये काम करेंगे, इनके काम करने का तरीका अलग है। धीरे धीरे ये भी कहीं ना कहीं तानाशाही बन जाएंगे ना। ये ना तो कोई इनके खिलाफ बोल सकता है, ना कोई इनके खिलाफ कुछ लिख सकता है। अगर कोई इनके किसी भी नियम कानूनों का विरोध करता है, उनको भी ये जेल में डाल देते हैं, जुर्माना लगा देते हैं। मतलब ये भी कहीं ना कहीं तानाशाही होने स्टार्ट हो गए थे। अपने आप को समाजवादी कहते कहते ऐसा नहीं है इन्होंने काम नहीं करा, काम करेंगे। रूस को बहुत डेवलपमेंट कर देंगे, रूस का बहुत अच्छी स्थिति कर देंगे। लेकिन फिर भी देखो कि लोग जो हैं वो इनको अपना नहीं पाएंगे, कहीं ना कहीं इनके खिलाफ रहेंगे, क्योंकि इनकी जो नीतियां हैं वो बहुत ही क्रूर, बहुत कठोर नीतियां अपनाते हैं ये। देखो क्या होता है आगे। बोल्शेविक ने क्या करा, ज़्यादातर उद्योग और बैंकों का नवंबर 1917 में ही राष्ट्रीयकरण किया जा चुका था। उनका स्वामित्व और प्रबंधन सरकार के नियंत्रण में आ चुका था। जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया। किसानों को जमीन को क्या बोला, सामाजिक संपत्ति है, ये किसी एक की जमीन नहीं है, सबकी जमीन है। किसानों को सामंतों की जमीन पर कब्जा करने की खुली छूट दे दी, जाओ जो जमीन चाहिए। शहरों में बोल्शेविकों के मकान मालिकों के लिए पर्याप्त हिस्सा, उनका इतना हिस्सा छोड़ दिया जिसमें आराम से रह सकते हैं, और जो उनके बड़े बड़े मकान थे उनको छोटे छोटे हिस्सों में कर दिया, ताकि जो बिल्कुल ऐसे लोग थे जरूरतमंद जिनके पास कुछ भी नहीं है उनको दे दिया जाए। अभी लग रहा है सब अच्छा, आगे देखना। उन्होंने अभिजात वर्ग द्वारा पुरानी पदवियों के इस्तेमाल पे भी रोक लगा दी। जो राजा महाराजाओं ने पदवियां दी थी ना कुछ कुछ, उन पे रोक लगा दी।
और परिवर्तन को स्पष्ट रूप से सामने लाने के लिए सेना और सरकारी अफसरों की वर्दियां बदल दी गई ताकि लोग इस चीज़ को अपना पाएं कि अब सब बदल चुका है। इसके लिए 1918 में एक परिधान प्रतियोगिता भी की गई, जिसमें क्या किया गया था, लोग अपने अपने तरीके से इन्होंने ड्रेस डिज़ाइन की थी और उसमें से ड्रेस को सेलेक्ट किया गया था। इनकी सोवियत टोपी बोलते हैं इस टोपी को। बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया गया अब। और नवंबर 1917 में बोल्शेविकों ने संविधान सभा के लिए चुनाव कराए, लेकिन इन चुनाव में उन्हें बहुमत नहीं मिल पाई। इतना सब हुआ फिर भी उनको बहुमत नहीं मिली। जनवरी 1918 में असेंबली ने बोल्शेविकों के प्रस्ताव को खारिज कर दिया और लेनिन ने असेंबली बर्खास्त कर दी। देख रहे हो क्या हुआ है, यहीं से शुरुआत हो गई। एक तो उनको बहुमत मिला नहीं, और जब जनवरी 1918 में असेंबली हुई तो बोल्शेविकों ने एक प्रस्ताव रखा, ठीक है, जिस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। तो क्या हुआ, लेनिन को गुस्सा आया, लेनिन ने क्या करा, असेंबली को ही बर्खास्त कर दिया। उनका मत था कि अनिश्चित परिस्थितियों में चुनी गई असेंबली के मुकाबले अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस ही ज़्यादा लोकतांत्रिक है। और मार्च 1918 में अन्य राजनीतिक सहयोगियों की सहमति के बावजूद मार्च 1918 में अन्य राजनीतिक सहयोगियों की असहमति के बावजूद बोल्शेविकों ने ब्रेस्ट लिटोव्स्क में जर्मनी से संधि कर ली। आने वाले सालों में बोल्शेविक पार्टी अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस के लिए होने वाले चुनाव में हिस्सा लेने वाली एकमात्र पार्टी रह गई। बाकी पार्टियों को क्या कर दिया, इनने धीरे धीरे समाप्त कर दिया। अब चुनाव में एक ही पार्टी रहेगी, इनकी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी। अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को अब देश की संसद का दर्जा दे दिया गया था। अब अपने आप को संसद बना लिया इन्होंने। रूस एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला देश बन गया। हो गई वही बात, कोई लोगों में चॉइस के कोई वही नहीं है, यही सरकार बनेगी, यही संसद, सब कुछ है। ट्रेड यूनियनों पर पार्टी का नियंत्रण रहता था। गुप्तचर पुलिस, जिसे पहले चेका और बाद में ओजीपीयू और तथा एनकेवीडी का नाम दिया गया, बोल्शेविकों की आलोचना करने वालों को दंडित करती थी। कौन, बोल्शेविक जो है, जो उनकी आलोचना करते थे उनको सजा देती थी। बहुत सारे युवा लेखक और कलाकार भी पार्टी की तरफ आकर्षित हुए क्योंकि वे समाजवाद और परिवर्तन के प्रति समर्पित थे। अक्टूबर 1917 के बाद ऐसे कलाकारों और लेखकों ने कला और वास्तुशिल्प के क्षेत्र में नए प्रयोग शुरू किए, लेकिन पार्टी द्वारा थोपी गई सेंसरशिप के कारण बहुत सारे लोगों का पार्टी से मोह भंग हो गया। जिस चीज़ में पार्टी के खिलाफ चीज़ें थी वो नहीं लिख सकते थे, ना ही छाप सकते थे, तो सेंसरशिप लागू किया तो लोग जो हैं उनसे पीछे हटने लगे। अक्टूबर क्रांति और रूसी ग्रामीण इलाके, दो दृष्टिकोण हैं, पढ़ लेते हैं इसको। देखो, 25 अक्टूबर 1905 को हुई क्रांतिकारी उथल पुथल की खबर अगले ही दिन गांव में पहुंच गई। लोगों ने खूब खुशियां मनाई। किसानों के लिए इसका मतलब था मुफ्त जमीन और युद्ध का खात्मा। सॉरी, उन्हें पता था यही होने वाला है। तो जिस दिन खबर मिली उसी दिन जमींदार की हवेली लूट ली गई। किसानों ने ये काम किया घुस घुस के, उनके खेत पे कब्जे कर लिए गए। उनके विशालकाय बाग में पेड़ काटकर सारी लकड़ी किसानों के बीच बांट दी गई। उनकी सारी इमारतें तोड़ दी गई। उनकी ज़मीन किसानों के बीच बांट दी गई, जो एक नई सोवियत जिंदगी जीने को तैयार थे। फेदोर बेलो द हिस्ट्री ऑफ अ सोशल सोवियत कलेक्टिव फॉर्म्स में ये चीज़ें लिखी हैं। एक जमींदार परिवार के सदस्य ने अपने रिश्तेदारों को भेजे खत में लिखा कि उनके परिवार की जागीर के साथ क्या हुआ। तख्ता पलट बिना किसी परेशानी के, खामोशी से और शांतिपूर्वक पूरा हो गया। शुरुआती दिन बर्दाश्त के बाहर थे। मिखाइल गोर्बाचेव जागीर का मालिक शांत था, लड़कियां भी। इसमें कोई शक नहीं था कि चेयरमैन का व्यवहार सही है, बल्कि वह बड़ी विनम्रता से बात करता है। हमारे पास 2 गायें और 2 घोड़े छोड़ दिए गए। नौकर बार बार
उन्हें यही कहते हैं कि हमारी फिक्र न करें, उन्हें जीने दें। उनकी सुरक्षा और संपत्ति का जिम्मा हमारे ऊपर है। हम उनसे मानवता भरा व्यवहार ही करेंगे। अफवाह है कि कई गांव के लोग कमेटियों को बाहर निकालकर पूरी जागीर दोबारा मिखाइल गोर्बाचेव को सौंपना चाहते हैं। ये अफवाह है मात्र। पता पता नहीं ऐसा होगा या नहीं, या यह हमारे लिए अच्छा भी रहेगा या नहीं, पर हमें इस बात का संतोष है कि हमारे लोगों में चेतना है। ये चीजें थी। अब देखो, गृह युद्ध की स्थिति आ गई जब बोल्शेविकों ने जमीन के पुनर्वितरण का आदेश दे दिया और रूसी सेना टूटने लगी। ज्यादातर सिपाही किसान थे। वे देखो क्या हुआ। अब क्या करता है ये, अब जमीन दे दी, बांट दी, जिसको जो है सबका अपना कृषि कर रहे हैं, सब ठीक ठाक चल रहा है। तो क्या हुआ ना, जब ये कृषि करते हैं तो किसी किसान के हिस्से में थोड़ी सी जमीन आई है, किसी में थोड़ी बड़ी आ गई है, थोड़ा ज्यादा आ गया, इस तरीके से मतलब सही से बंटवारा नहीं हुआ। या ये मान लो, जब कृषि करते हैं लोग तो उसको लगता है कि उत्पादन कम हो रहा है, तो वो क्या करता है, सब किसानों की जमीन इकट्ठा करता है, पुनर्वितरण करता है, सोचता है इससे उत्पादन बढ़ जाएगा। लेकिन होता होता ऐसा कुछ है नहीं, बस लोग ही नाराज होते हैं उससे। देखो क्या होता है, जब पुनर्वितरण की बात आई तो रूसी सेना टूटने लगी, क्योंकि जो ज्यादातर सिपाही थे वो किसान थे। वे भूमि पुनर्वितरण के लिए घर लौटना चाहते थे, इसलिए सेना छोड़कर जाने लगे। गैर बोल्शेविक समाजवादियों, उदारवादियों और राजशाही के समर्थकों ने बोल्शेविक विद्रोह की निंदा की। उनके नेता दक्षिण रूस में इकट्ठा होकर बोल्शेविक जो थे वो रेड्स बोलते हैं उनको, रेड्स कलर उनका सिंबल था, उससे लड़ने के लिए टुकड़ियां संगठित करने लगे। 1918 और 1919 में रूसी साम्राज्य में ज्यादातर हिस्सों पर क्या हुआ, सामाजिक क्रांतिकारी थे, उन्होंने किस कलर को सिंबल मानते थे, उनको ग्रीन्स बोलते थे, ग्रीन उनका सिंबल था। और जो जार समर्थक थे वो उनका सिंबल था वाइट्स कलर का ही नियंत्रण रहा। तो क्या हुआ कि उनके जो नेता थे वो दक्षिण रूस में इकट्ठा होकर बोल्शेविक से लड़ने के लिए उनके जो टुकड़ियां थी वो संगठित करने लगे। और 1918 और 19 में रूसी साम्राज्य के ज्यादातर हिस्सों पर सामाजिक क्रांतिकारियों और जार समर्थकों का ही नियंत्रण रहा। उन्हें फ्रांसीसी, अमेरिकी, ब्रिटिश और जापानी टुकड़ियों का भी समर्थन मिल रहा था। किनको? इनको, व्हाइट्स को और ग्रीन्स को। ये सभी शक्तियां रूस में समाजवाद को फैलते फूलते नहीं देखना चाहती थी। आसपास के जो देश थे वो नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको लग रहा था अगर यहाँ ऐसा हो गया तो फिर हमारे यहाँ पे भी ऐसा होना तय है। तो इन टुकड़ियों और बोल्शेविकों के बीच चलते गृह युद्ध के दौरान लूटमार, डकैती, भुखमरी जैसी समस्याएं बड़े पैमाने पर फैल गई थी रूस में। व्हाइट्स में जो निजी संपत्ति के हिमायती थे, उन्होंने जमीन पर कब्जा करने वाले किसानों के खिलाफ काफी सख्त रवैया अपनाया। उनकी इन हरकतों के कारण तो गैर बोल्शेविकों के प्रति जन समर्थन और भी तेजी से घटने लगा। तो क्या हुआ देखो, जो व्हाइट्स में जो निजी संपत्ति के हिमायती थे, व्हाइट्स लोग कौन थे, जो राजा के जार के समर्थक थे, वो जो है जमीन पर कब्जा करने वाले किसानों के खिलाफ वो काफी सख्त रवैया अपना रहे थे। तो इस चीज से क्या हो गया, जो गैर बोल्शेविक थे ना, उनका जन समर्थन और भी तेजी से घटने लगा उनकी तरफ और बोल्शेविकों की तरफ बढ़ने लग गया था। जनवरी 1920 तक भूतपूर्व रूसी साम्राज्य में ज्यादातर हिस्सों पर बोल्शेविकों का नियंत्रण कायम हो चुका था। उन्हें गैर रूसी राष्ट्रवादियों और मुस्लिम जदीदियों की मदद से यह कामयाबी मिली थी। जहां रूसी उपनिवेशवादी में ही बोल्शेविक विचारधारा के अनुयायी बन गए थे, वहां यह मदद काम नहीं आ सकी। मध्य एशिया स्थिति खीवा में बोल्शेविक उपनिवेशकों ने समाजवाद की रक्षा के नाम पर स्थानीय राष्ट्रवादियों का बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया। ऐसे हालात में बहुत सारे लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था कि बोल्शेविक सरकार चाहती क्या है।
क्या हुआ, मध्य एशिया में जो स्थिति थी, जो बोल्शेविक उपनिवेशकों ने समाजवाद की रक्षा के नाम पर, कि हम समाजवाद की रक्षा कर रहे हैं, और जो स्थानीय राष्ट्रवादी थे ना, उनका क्या कर दिया, कत्लेआम कर दिया। आंशिक रूप से इसी समस्या से निपटने के लिए ज्यादातर गैर रूसी राष्ट्रीयताओं को सोवियत संघ दिसंबर 1922 में रूसी साम्राज्य में से बोल्शेविकों द्वारा स्थापित किया गया राज्य के अंतर्गत राजनीतिक स्वायत्तता दे दी गई। लेकिन क्योंकि बोल्शेविकों ने स्थानीय सरकार पर कई अलोकप्रिय और सख्त नीतियां जैसे घुमंतुवाद की रोकथाम की कड़ी कोशिशें थोप दी थी, इसलिए विभिन्न राष्ट्रों का विश्वास तोड़ने के प्रयास आंशिक रूप से ही सफल हो पाए थे, पूर्ण रूप से सफल नहीं हुए थे। समाजवादी समाज का निर्माण, तो कैसे हुआ समाजवादी समाज का निर्माण, 4.2 में पढ़ेंगे हम। तो देखो, गृह युद्ध के दौरान बोल्शेविकों ने उद्योग और बैंकों के राष्ट्रीयकरण को जारी रखा। उन्होंने कहा जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। और उन्होंने किसानों को उस जमीन पर खेती की छूट दे दी जिसका समाजीकरण किया जा चुका था। अब क्या है, जब्त किए गए खेतों का इस्तेमाल बोल्शेविक ये दिखाने के लिए करते हैं कि सामूहिकता क्या होती है। तो वो क्या करते हैं, शासन के लिए केंद्रीकृत नियोजन की व्यवस्था लागू की गई। अफसर इस बात का हिसाब लगाते थे कि अर्थव्यवस्था किस तरह काम कर सकती है। इस आधार पर वे 50 साल के लिए लक्ष्य तय कर देते थे। इसी आधार पर उन्होंने पंचवर्षीय योजना बनानी शुरू की, 5 ईयर प्लान जो भारत में भी बने थे। पहली 2 योजनाएं 1927 से 32 और 33 से 38 के दौरान औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सभी तरह की कीमतें स्थिर कर दी। हर चीज की कीमत स्थिर हो गई, किसी मतलब अनाज की वगैरह वगैरह हर चीज की कीमत की इसी कीमत पे बिकेगा, फिर वो कहीं पे भी बेचो आप। तो केंद्रीकृत नियोजन से आर्थिक विकास को काफी गति मिली, औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा। 1929 से 33 के बीच तेल, कोयला, स्टील उत्पादन में 100% की वृद्धि, यानी कि डबल हो गई बिल्कुल। नए नए औद्योगिक शहर अस्तित्व में आए, मगर तेज निर्माण कार्यों के दबाव में जो कार्य स्थितियां वो खराब होने लगी, क्योंकि जो जितने भी वर्कर्स हैं ना उनसे ज्यादा काम करवाने लगे, वो ज्यादा देर, ज्यादा घंटे। तो मैग्निटोगोर्स्क शहर में एक स्टील संयंत्र का निर्माण कार्य 3 साल के भीतर पूरा कर लिया गया था। पूरा स्टील का संयंत्र लगा दिया 3 साल के भीतर। इस दौरान मजदूरों की बड़ी सख्त जिंदगी उनको काटनी पड़ी, जिनका नतीजा ये हुआ कि पहले ही साल में 550 यानी कि 550 बार काम रुका। रिहायशी क्वार्टर्स में ठंडी के समय में शौचालय जाने के लिए 40 डिग्री से भी कम तापमान पर लोग 4थी मंजिल से उतरकर सड़क के पार दौड़कर जाते थे वॉशरूम के लिए। सोचो, नया शब्द है स्वायत्तता, अपना शासन स्वयं चलाने का अधिकार। घुमंतु, ऐसे लोग जो किसी एक जगह पर ठहर कर नहीं रहते बल्कि अपनी आजीविका की खोज में एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं। कार्यस्थितियां, काम करने की हालत। एक विस्तारित शिक्षा व्यवस्था विकसित की गई। क्या गया, विस्तारित शिक्षा व्यवस्था। और फैक्ट्री कामगारों एवं किसानों को विश्वविद्यालय में दाखिला दिलाने के लिए भी खास इंतजाम किए गए। देख रहे हो, शिक्षा पे भी काम चल रहा है। महिला कामगारों के बच्चों के लिए क्या किया गया, बालवाड़ियां खोली गई। जो महिलाएं काम करने आती थी ना, वो अपने बच्चों की टेंशन ना ले उसके लिए बालवाड़ियां खोल दी। वहां पे वो बच्चे रहते थे और वो क्या किया गया, जो महिलाएं वहां पे काम करने आती थी उनके बच्चों के लिए बालवाड़ियां खोल दी गई। तो क्या करते थे बच्चे, फिर वहां पे रहते थे पूरा टाइम। जब छुट्टी होती थी तो वो लेके चली जाती थी, जिससे क्या हुआ, उनका सारा ध्यान काम पे लग सके। सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई ताकि किसी का स्वास्थ्य खराब ना हो। स्वास्थ्य अच्छा होगा तो काम बहुत जल्दी होगा पूरा प्रोग्रेस का। मजदूरों के लिए आदर्श रिहायशी मकान बनाए गए, अच्छे मकान बना दिए गए मजदूरों के रहने के लिए। लेकिन इन सारी कोशिशों के नतीजे सभी जगह एक जैसे नहीं रहे, क्योंकि सरकारी संसाधन सीमित थे। कहीं पे ये काम ज्यादा अच्छे से हुआ और कहीं पे ये सब चीजें हो ही नहीं पाई। अब क्या हुआ, स्टालिनवाद और सामूहिकरण।
तो जब अभी लेनिन जब सब सारी चीज़ों को संभाल रहा था, लेनिन के बाद कौन संभालता है? स्टालिन संभालता है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाया गया, सामूहिकरण की योजना को आगे बढ़ाया गया। लेनिन के बाद कमांड किसने संभाली है? स्टालिन ने संभाली है। तो उसमें क्या क्या हुआ जब इसने कमांड संभाली? तो नियोजित अर्थव्यवस्था का शुरुआती दौर खेती के सामूहिकरण से पैदा हुई तबाही से जुड़ा हुआ था। तबाही कैसी? तो देखो क्या हुआ ना, 1927-28 के आसपास रूस के शहरों में अनाज का भारी संकट पैदा हो गया, उत्पादन ही नहीं हो रहा था। तो सरकार ने अनाज की कीमत तय कर दी, उससे ज्यादा कीमत पे कोई अनाज बेच ही नहीं सकता था। लेकिन किसान उस कीमत पर सरकार को अनाज बेचने के लिए तैयार नहीं थे। किसानों को वो कीमत कम लगती थी, तो किसानों ने क्या निर्णय लिया? हम अनाज बेचेंगे ही नहीं। लेनिन के बाद पार्टी की कमान संभाल रहे थे कौन? स्टालिन ने स्थितियों से निपटने के लिए कड़े कदम उठाए। उन्हें लगता था कि अमीर किसान और व्यापारी कीमत बढ़ने की उम्मीद में अनाज नहीं बेच रहे। स्थिति पर काबू पाने के लिए सट्टेबाजी पर अंकुश लगाना और व्यापारियों के पास जमा अनाज को जब्त करना जरूरी था। तो उन्होंने क्या करा? 1928 में पार्टी के सदस्यों ने अनाज उत्पादन इलाकों का दौरा किया और जहां जहां उनको खबर मिली ना कि लोगों ने अनाज इकट्ठा कर रखा है, तो इन्होंने क्या किया? जबरदस्ती उनसे अनाज खरीद लिया। तो उन्होंने क्या किया? अनाज को खरीद लिया और कुलकों के ठिकाने पर छापे मारे। कुलक कौन होता थे? जो बड़े बड़े किसान थे। तो रूस में संपन्न किसानों को क्या कहा जाता था? कुलक कहा जाता था। जब इसके बाद भी अनाज की कमी बनी रही तो खेतों में सामूहिकरण का फैसला लिया गया। पहले क्या किया था? खेतों को बांट दिया था ना, कैसे कि जिसको जो लेना है, किसी किसान को कम जमीन मिली, किसी को ज्यादा, ऐसे ऐसे मिली। अब इन्होंने क्या किया? उन सबको जोड़ के एक बड़ा खेत बनाना सोचा कि अब सब मिलकर उस पर कृषि करेंगे। तो क्या हुआ? इस फैसले के पक्ष में एक तर्क यह दिया गया कि अनाज की कमी इसलिए क्योंकि खेत बहुत छोटे छोटे हैं। तो 1917 के बाद जमीन किसानों को सौंप दी गई। तो फिर फलस्वरूप ज्यादातर किसानों के पास छोटे खेत थे जिनका आधुनिकीकरण नहीं किया जा सकता था। तो आधुनिक खेत विकसित करने और उन पर मशीनों की सहायता से औद्योगिक खेती करने के लिए कुलकों का सफाया करना। किसानों ने जमीन छीनना और राज्य नियंत्रण यानी सरकारी नियंत्रण वाले विशालकाय खेत बनाना जरूरी मान लिया, उनको लगा ऐसा। तो इसके बाद स्टालिन का सामूहिक कार्यक्रम शुरू हुआ। 1929 से पार्टी ने सभी किसानों को सामूहिक खेत में काम करने का क्या दे दिया? आदेश दे दिया। अब ज्यादातर जमीन और साजो सामान सामूहिक खेत के स्वामित्व में सौंप दिए गए। सभी किसान सामूहिक खेत पर काम करते थे और कौल खोज के मुनाफे को सभी किसानों के बीच क्या करते थे? बांट दिया जाता था। इस फैसले से गुस्साए किसान इस फैसले से गुस्साए हुए थे। उन्होंने क्या किया? सरकार का विरोध किया और वे अपने जानवरों को खत्म करने लग गए थे। 1929 से 31 के बीच मवेशियों की संख्या 1/3 कम हो गई थी। अपने जानवरों को मारने लगे थे वो लोग। सामूहिकरण का विरोध करने वालों को क्या हुआ? सख्त सजा देनी शुरू कर दी। हो रहा है ना तानाशाही वाला मामला पूरा। बहुत सारे लोगों को निर्वासन या देश से ही निकाल दिया। सामूहिकरण का विरोध करने वाले किसानों का कहना था कि बिना तो अमीर हैं, न ही समाजवाद के विरोधी हैं, वे बस विभिन्न कारणों से सामूहिक खेतों पर काम नहीं करना चाहते। कारण क्या? ये भी तो सुनना चाहिए था। तो स्टालिन सरकार ने सीमित स्तर पर स्वतंत्र किसानी की व्यवस्था भी जारी कर रहने दी। मतलब छोटे छोटे खेत कुछ लोगों के पास छोड़ दिए, लेकिन ऐसे किसानों को कोई खास मदद मिली नहीं इस चीज से। सामूहिकरण के बावजूद उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई। उनको लग रहा था बहुत उत्पादन बढ़ जाएगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। बल्कि 1930 से 33 की खराब फसल के बाद तो सोवियत इतिहास का सबसे बड़ा अकाल पड़ा, जिसमें 40 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। पार्टी में भी बहुत सारे लोग नियोजित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत औद्योगिक उत्पादन में पैदा हो रहे भ्रम और सामूहिकरण के परिणामों की आलोचना करने लगे थे। स्टालिन और उनके सहयोगियों ने ऐसे आलोचकों पर क्या किया? जो समाजवाद के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया और देश भर में बहुत सारे लोगों को इसी तरह आरोप लगाए और 1939 तक आते आते
20 लाख से ज़्यादा लोगों को या तो जेलों में डाल दिया या श्रम शिविरों में भेज दिया, जहाँ पे बहुत कड़ी मेहनत करवाई जाती थी, मतलब काम करवाया जाता था। और ज़्यादातर लोगों को ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया था, लेकिन उनके सुनने वाला कोई था नहीं। बहुत सारे लोगों को यातनाएं दे देकर उनसे इस आशय के बयान लिखवाए गए कि उन्होंने समाजवाद के विरुद्ध साजिशों में हिस्सा लिया है और इस आधार पर उन्हें मार दिया गया। इनमें कई प्रतिभावना पेशेवर भी थे। रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव क्या पड़ा? रूसी क्रांति का और सोवियत संघ का क्या प्रभाव पड़ा विश्व पे? तो बोल्शेविकों ने जिस तरह सत्ता पर कब्जा किया था और जिस तरह उन्होंने शासन चलाया, उसके बारे में यूरोप के समाजवादी पार्टियां बहुत सहमत नहीं थी। लेकिन मेहनतकशों ने राज्य की स्थापना की संभावना ने दुनिया भर के लोगों में एक नई उम्मीद जगा दी थी। बहुत सारे देशों में कम्युनिस्ट पार्टियों का गठन किया गया। जैसे इंग्लैंड में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की गई। इंग्लैंड में कौन सी पार्टी? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की गई। बोल्शेविकों ने उपनिवेशों की जनता को भी उनके रास्ते का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया। सोवियत संघ के अलावा भी बहुत सारे देशों के प्रतिनिधियों ने कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट 1920 और बोल्शेविक द्वारा बनाए गए कॉमिंटर्न बोल्शेविक समर्थक समाजवादी पार्टियों का अंतर्राष्ट्रीय महासंघ में हिस्सा लिया था। कुछ विदेशियों को सोवियत संघ की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट में शिक्षा दी गई। क्या था उनकी यूनिवर्सिटी? सोवियत संघ की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तब तक सोवियत संघ की वजह से समाजवाद को एक वैश्विक पहचान और हैसियत मिल चुकी थी, लेकिन 50 के दशक तक देश के भीतर भी लोग ये समझने लगे थे कि सोवियत संघ की शासन शैली रूसी क्रांति के आदर्शों के अनुरूप है नहीं। तो विश्व समाजवादी आंदोलन में भी इस बात को मान लिया गया कि सोवियत संघ में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। एक पिछड़ा हुआ देश महाशक्ति बन चुका था। जो उन्होंने काम किया उससे बहुत डेवलपमेंट हुआ, वो महाशक्ति बन चुका था। उसके उद्योग और खेती विकसित हो चुकी थी, गरीबों को भोजन भी मिल रहा था, सारी चीज थी, शिक्षा भोजन सब बढ़िया चल रहा था। लेकिन वहां के नागरिकों को कई तरह की आवश्यक स्वतंत्रता नहीं दी जा रही थी और विकास परियोजनाओं को दमनकारी नीति के बल पर लागू किया गया था। जोर जबरदस्ती से सारी चीजें हो रही थी ना। और 20वीं सदी के अंत तक एक समाजवादी देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोवियत संघ की प्रतिष्ठा काफी कम रह गई थी। हालांकि वहां के लोग अभी भी समाजवाद के आदर्शों का सम्मान करते थे, लेकिन सभी देशों में समाजवाद के बारे में विविध प्रकार के व्यापक पुनर्विचार किया गया। क्योंकि जब समाजवाद की शुरुआत हुई थी तो समाजवाद ऐसा नहीं था जैसा लागू होने के बाद हो गया, है ना। तो ये था हमारा ये पूरा चैप्टर जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद हम इसके MCQ करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और देखते रहें GK बैंक। थैंक यू।